देखो दो एग्जांपल, अपने पास में कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडे को किस में घोला अपन ने, जल में, और जल में घोलने पर अपन देखते हैं जो विलयन बनता है वो विलयन क्या करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन करता है मतलब गर्म हो जाता है या ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ जाता है मतलब वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी। यदि मैं पानी में यूरिया डाल दूं और यूरिया डालता हूं तो जो विलयन होता है वो ताप कम कर देता है, और ताप कम कर देता मतलब वो क्या हो जाता है, ठंडा। आज ही जाके देखना जिसके घर पे यूरिया हो, ठीक है, अभी तो ला रखा होगा, ठीक है, आज 2-3 बूंद जो है 2-3 दाने लेना, हाथ में रखना और पानी डालना, जैसे जैसे जो होता है वो घुलनशील होगा, वो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब वो ठंडा होता जाएगा, अर्थात वो रिएक्शन कौन सी है, ऊष्माशोषी। वो रिएक्शन कौन सी है, ऊष्माशोषी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अपने ताप बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर मैंने डेल H प्लस माइनस x किलो कैलोरी लिखा है। यदि डेल H प्लस है तो ऊष्माशोषी रिएक्शन है, और डेल H माइनस है तो कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, डेल H यदि प्लस है तो ऊष्माशोषी रिएक्शन है, और डेल H माइनस है तो कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। सर प्लस और माइनस का क्या फर्क है वो भी आगे अपन बात करेंगे। जैसे मेरी अभी वर्तमान ऊर्जा 10 किलो कैलोरी है, मैंने 5 किलो जूल या 5 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर लिया, मतलब मैंने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण, तो रिएक्शन कौन सी हुई, ऊष्माशोषी। अब मेरी ऊर्जा कितनी होगी, 15। प्रारंभिक मेरी जो है H1 मेरी 10 जूल थी और H2 कितनी हो गई, 15। तो मैं कह सकता हूं डेल H बराबर H2 माइनस H1, और H2 कितनी है, 15, H1 कितनी है, 10, कितनी होगी। अभी वर्तमान में मेरी जो ऊर्जा 10 जूल है, मैंने 5 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन किया, अब कितनी रह गई, 5। तो H2 और H2 कितनी हो गई, 5, H1 कितनी होगी, 10। इसीलिए ये प्लस है और ये माइनस, ये ऊष्माशोषी के लिए है और ये किसके लिए, ऊष्माक्षेपी। अब तो समझ में आ गया कि ऊष्माशोषी किसे कहते हैं और ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। अब वो कहता है, एक नियम आता है पिछले साल, ला साताली, ठीक है, ला सातेलिए के अनुसार, ला सातेलिए के अनुसार ऊष्माशोषी विक्रिया में, ऊष्माशोषी रिएक्शन में, और ऊष्माशोषी का मतलब डेल H क्या है, पॉजिटिव, डेल H क्या है, पॉजिटिव। ऊष्माशोषी रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में, और ऊष्माक्षेपी का मतलब डेल H क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घटती है, ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अभी अपन ने शक्कर और पानी का एग्जाम्पल लिया था, वो शक्कर और पानी का एग्जाम्पल कौन सा है, ऊष्माशोषी। जबकि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होगी उसमें आप ताप बढ़ाओगे तो ठोस की द्रव में विलेयता और क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आ गया। तो दो प्रकार की अभिक्रिया है, एक ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ला सातालिए कहता है कि ऊष्माशोषी विक्रिया में ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है।
और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शक्कर का पानी में विलयन। और इसका एग्जाम्पल होगा आपके जो अपन वो बनाते हैं व्हाइट कलर वाली पुट्टी। उस पुट्टी में आप ताप बढ़ाओगे तो और विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि वहां पर वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो कोई भी विक्रिया होती है, ठोस को आप द्रव में बोलोगे तो या तो वो ऊष्माशोषी हो सकती है और ऊष्माक्षेपी। अपने आसपास जो ज्यादातर अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माशोषी हैं, इसलिए ज्यादातर अपने को ऊष्माशोषी के लिए याद आता है। अपन ऊष्माशोषी कहते हैं, दिमाग में आता है कि शक्कर का पानी में विलयन। समझ में आ गई? अब दूसरा अपन तीसरा प्रभाव लेते हैं, और तीसरा होता है दाब का प्रभाव। एक शब्द होता है असंपीड्य। शब्द क्या है? असंपीड्य। तो ये असंपीड्य और संपीड्य क्या है? अब देखो, शब्द पहले अपन संपीड्य की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में असंपीड्य आ जाएगा। मेरे पास में आपने देखा है कि किसी थैली में अपन हवा भरते हैं, और हवा भरने के बाद में उसको घुमाते रहते हैं मुंह से, धीरे धीरे जो होती है वो संपीड़ित होती जाती है, मतलब छोटी होती जाती है। होती ही नहीं होती है। अपन जो है गुब्बारे में हवा भर के भी घुमाओ तो वो धीरे धीरे जो होती है गैस के अणु पास आते जाते हैं, और वो संपीड्य होती जाती है, मतलब उसके आयतन में कमी आती जाती है। वही तो होती है संपीड्यता। गैसें संपीड्य होती है। गैस क्या होती है? संपीड्य। अपन ने 5 किलो की थैली में हवा भरी 5 लीटर वाले में, और उसको घुमाते गए तो उसको 3 लीटर तक ला सकते हैं, क्योंकि गैस के कणों पास आने लगते हैं। ठीक है? क्या आप 5 किलो की थैली भर के पानी की और फिर उसको घुमाओ, क्या 5 जो लीटर है वो 3 लीटर आ सकता है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूं सर, गैसें जो होती है वो संपीड्य होती है, जबकि ठोस और द्रव जो होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य। यहां तक तो समझ में आ गया ना? आप आज जो है थैली में हवा भर के उसको घुमाना, वो आयतन में कमी कर देगा, अर्थात संपीड्य है। जबकि ठोस और द्रव को आप थैली में 5 उसमें रेत भर के फिर घुमाना, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। रेत क्या है? ठोस है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर देखना, अरे भैया, दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलेयता पर, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि ठोस व द्रव असंपीड्य होते। ठोस और द्रव क्या होते हैं? असंपीड्य। समझ में आ गया? मैं पानी में शक्कर डाल के उस पे दाब लगूं कि ये ज्यादा घुल जाए, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होते हैं? असंपीड्य। समझ में आ गई? ठीक है। ठोस और द्रव तो क्या होते हैं? असंपीड्य। आगे वाले में अपन गैस जब घुलेगी तो वहां पर अपन बात करेंगे कि गैसें जो होती है वो क्या होती है? संपीड्य। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था विलेय और विलायक की प्रकृति, समान समान को बोलता है। दूसरा अपन ने पढ़ा किसका प्रभाव है? ताप का। और अपन ने कहा कि ताप के प्रभाव में भी 2 प्रकार की विक्रियाएं हैं, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता घटती है। लिखो जल्दी से। और तीसरा दाब का प्रभाव।
दूसरा लिखो ताप का बढ़ना। क्या हुआ भाई? अरे लिखा दिया ना मैंने, इसीलिए तो। अरे एक मिनट, इसीलिए तो मैंने इस सेप में लिखाया। लिखूंगा बढ़ती है घटती है, ये बढ़ती है और ये घटती है। अब देखो नेक्स्ट दूसरी हेडिंग लिखना, गैस की द्रव में विलय।
गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता। यहाँ पर विलय कौन है भैया? गैस। और विलायक कौन है? द्रव। विलायक कौन है? द्रव। अब देखो, अपन ने वहां पर परिभाषा दी थी ऐसे, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव या 100 ml द्रव विलायक में उपस्थित विलेय गैस की अधिकतम मात्रा गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। सही बात है, यही लिखाई थी ना वहां भी? अरे भाई बोलो। ठोस की द्रव में विलेयता में भी यही लिखी थी, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम या ml द्रव विलायक में उपस्थित विलेय ठोस, वहां ठोस लिखा था और यहाँ क्या लिखेंगे? गैस की अधिकतम मात्रा गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब बात करते हैं कि सर गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और पहला ही कारक अपन बात करते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, मेरे पास में एक जो है विलयन है, और उस विलयन जो है उसमें विलायक तो द्रव है। विलायक कौन है भैया? द्रव। और वो विलायक द्रव है और उसमें गैस घुली हुई है, क्योंकि जल में भी तो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो उसमें गैस घुली हुई है। अब मैंने क्या किया, यहां से उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये देखता हूं कि यहाँ पर जो कण है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। सही बात है क्या? जब पानी स्थिर था तो उसके कण शांत अवस्था में थे, जब आप पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिए तो उसके कण गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और कण गति करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें उपस्थित जो गैस के अणु हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या सही बात है? तो मैं कह सकता हूं कि ताप बढ़ने पर, ताप को बढ़ाओ तो गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो कण बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और कण बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो कणों की संख्या में कमी आ जाती है। गैस के कणों की या अणुओं की संख्या में कमी आती है, मतलब उसकी विलेयता हो जाती है कम। एक और इच्छा जो है, प्रारंभिक अवस्था में माना कि इसमें जो ये गैस के कण थे वो 100 थे, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया अर्थात उसको गर्म किया, तो अब कणों की संख्या कितनी हो गई? 50। तो घटी है कि बढ़ी है? यही तो कहना चाह रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण कण बाहर आने लग जाते हैं, और गैसों की द्रव में विलेयता जो क्या हो जाती है? घट जाती है। यही तो है। अब पानी को गर्म कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पानी आवाज उत्पन्न करता है, कि कणों का वेग बढ़ता है और उसकी गति बढ़ती है, और धीरे धीरे जो उसमें से जो है जितनी भी गैस है वो क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। अर्थात गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो घट जाती है।
सही है, समझ में आ गया ना? अरे भाई सिंपल ही है ना। तो लिखो पहले ऊपर वाली परिभाषा। परिभाषा लिखना। ये पूरी विलेयता तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ ताप का प्रभाव में लिखना, ताप का प्रभाव तक लिखना है ना। या ताप के प्रभाव तक ही लिखना है, फिर एक पॉइंट लिखना। लिख लिया ताप का प्रभाव, लिख लो। ताप के प्रभाव में लिखना, स्थिर दाब पर विलयन का ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में, स्थिर दाब पर विलयन का ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। या ये लाइन लिख लो, ताप बढ़ाया तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी। लिख लिया भैया? हाँ, अब दूसरा प्रभाव लिखो, गैसों की प्रकृति या कारक लिखना, गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति। अब देखो गैसों की प्रकृति में क्या, ऐसी गैसें, सुनना, ऐसी गैसें जो द्रव विलायक में जाकर विलायक से क्रिया कर लेती है। मैंने एक गैस है, उस गैस को द्रव विलायक में घोला
और द्रव विलायक में घोलने के बाद में मैं दो स्थितियां देखता हूं। पहली स्थिति कि गैस जो होती है वो द्रव विलायक से क्रिया कर लेती है, और दूसरी स्थिति कि वो जो गैस है वो द्रव विलायक से क्रिया नहीं करती है। ऐसी गैसें जो विलायक में जाकर द्रव विलायक से क्रिया कर लेती है वो विलायक में अधिक घुलनशील होती है, अर्थात उस गैस की द्रव में विलेयता ज्यादा होती है। परंतु ऐसी गैसें जो द्रव विलायक से क्रिया नहीं करती है उनकी द्रव गैस की द्रव में विलेयता जो होती है या उनकी घुलनशीलता जो होती है वो कम होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास में पानी है, दो पानी है ए और बी, मैंने इसमें ऐसी गैस घोली जो वो विलायक से क्रिया करेगी, और विलायक से क्रिया करेगी तो वो ज्यादा घुलेगी, और यदि वो विलायक से क्रिया नहीं करेगी तो वो बाहर बाहर ही रहेगी, वो तो क्या हो जाती है, कम घुलनशील। दो फ्रेंड है, उन दोनों में अच्छी कॉम्बिनेशन है, ट्यूनिंग है तो वो अच्छे फ्रेंड होंगे, और नहीं ट्यूनिंग है तो पड़ोसी होके बाहर निकल जाए। यही है, यही तो है कि ऐसी दो ही प्रकार है कि ऐसी गैसें जो द्रव विलायक से क्रिया करेगी तो उनकी घुलनशीलता क्या होगी, ज्यादा, उनकी दोस्ती ज्यादा दिन तक चलेगी, और ऐसी गैसें जो द्रव विलायक से क्रिया नहीं करेगी उनकी घुलनशीलता क्या होगी, कम। जैसे मैंने NH3 को H2O में घोला, NH3 गैस है, H2O को मैं घोला तो उसने कहा हम दोनों क्रिया करके NH4OH बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। NH3 की H2O के साथ में कॉम्बिनेशन है और इसलिए इसने NH4OH बना लिया, ठीक है। दूसरा, मैंने HCl के अंदर NH3 को घोला तो इसने कहा मैं NH4Cl बना लूंगा, अर्थात मेरी अच्छी कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की घुलनशीलता ज्यादा है। पर वही Cl को मैंने H2O के साथ में मिलाया तो वो क्रिया ही नहीं करती है, और क्रिया नहीं करती है मतलब उनकी घुलनशीलता नहीं या कम है, वो बाहर बाहर ही रह के निकल जाएगी, अर्थात उनकी घुलनशीलता जो क्या होती है, कम होती है। तो कुल मिला के एक ही बात आई मेरे जो है गैस की प्रकृति में, ऐसी गैसें जो द्रव विलायक से क्रिया कर लेती है उनकी घुलनशीलता तो क्या होती है, ज्यादा, और ऐसी गैसें जो द्रव जो है विलायक से क्रिया नहीं करती है उनकी घुलनशीलता क्या होती है, कम। जैसे एग्जाम्पल NH3H2O के साथ में क्रिया करती है और NH4OH बनाती है तो उनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है, और जबकि यहाँ पर क्लोरीन H2O के साथ में क्रिया नहीं करता तो इनकी घुलनशीलता जो क्या होती है वो कम होती है। तो लिखना, ऐसी गैसें जो द्रव विलायक में जाकर विलायक से क्रिया कर लेती है उनकी घुलनशीलता अधिक होती है, जबकि ऐसी गैसें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, जबकि ऐसी गैसें
जो द्रव्य विलायक से क्रिया नहीं करती है जबकि ऐसी गैसें जो द्रव्य विलायक से क्रिया नहीं करती है उनकी घुलनशीलता कम होती है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। NH3 क्रिया करती है तो उसकी घुलनशीलता ज्यादा होती है, जबकि क्लोरीन क्रिया नहीं करती तो उसकी घुलनशीलता लिखो नोटिस। ये दोनों, ये तो लिखा दिया मैंने, ये एग्जाम्पल लिखना। NH3 + H2 समझ में आ गया। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे।